जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता यानी परसेंटेज हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पीछे 5 क्लासेस में पूरी कर चुके हैं जिसमें मैंने बेसिक काफ़ी सारा तुम्हें बता दिया है। और आज हम प्रतिशत के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एडवांस लेवल क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे एग्जाम्स में हमारे आते हैं। ठीक है, तो देखो वीडियो को आने में थोड़ा सा देरी हो गई है। आपको सभी को पता है देश में इतनी बड़ी महामारी कोविड-19 यानी कोरोना चल रहा है, जिसके चलते सभी लोग पूरे देश में ही इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और सभी टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी इसको लेकर डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है। बाकी कोई नहीं, हम घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, एकदम सुरक्षित और मोटिवेशन लेते रहेंगे। ठीक है, पढ़ते रहना है ज़्यादा से ज़्यादा हमें और अपने आप पर ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं अभी आज की वीडियो को। तो देखो एडवांस लेवल क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है। एडवांस लेवल क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है, आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण आयकर में जो इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि होगी। ठीक है, हो जाने के कारण शुद्ध आय में जो नेट इनकम थी, शुद्ध आय जो नेट इनकम थी उसमें 3% की कमी होगी, 3% की कमी होगी। ठीक है, तो पूछा है आयकर की दर क्या है, यानी टैक्स रेट क्या है, आयकर की दर टैक्स रेट क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो जरा ध्यान से देखना है, इसके पहले कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, होता क्या है, देखो जैसे 100 रुपये है हमारी इनकम। ठीक है, 100 रुपये हमारी इनकम है। जैसे सरकारी ऑफिसर होता है कोई भी, उसकी इनकम सरकार से फिक्स होती है कि इतनी इनकम तुम्हें आनी है। लेकिन होता क्या है कि बीच में उस पर क्या लगता है, इनकम टैक्स लग जाता है और इनकम टैक्स होने के बाद में उसकी कुछ सैलरी कट कर आती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नेट इनकम जो हमें प्राप्त हो रही है। तो मान लिया 100 रुपये सरकार से आ रहे थे। ठीक है, और इस पर टैक्स लग रहा था 5% का। कितना टैक्स लग रहा था इस पर, 5% का। ठीक है, यदि 5 रुपये टैक्स में लग जाएंगे तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 95 रुपये। ये क्या थी, हमारी इनकम थी। ठीक है, ये नेट इनकम हो जाएगी 5 रुपये। लेकिन अगर यही टैक्स रेट, अगर यही टैक्स जो है हमारा बढ़ जाए, यानी टैक्स में वृद्धि हो जाए कितने की, मान लिया 7% की हो जाए, तो क्या होगा फिर, 7% हो जाए टैक्स तो क्या होगा, नेट इनकम कितनी मिलेगी, 93 रुपये मिलेगी कुल। ठीक है, कितनी मिलेगी, 93 रुपये मिलेगी। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा कि टैक्स रेट जितना इंक्रीज हुआ है, जितना बढ़ा है, उतनी ही हमारी क्या हो गई थी, इनकम कम हो गई थी। ठीक है, यानी टैक्स रेट जितना भी बढ़ेगा, इनकम हमारी उतनी ही क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। जैसे 100 रुपये मिल रहे थे, भी 5 रुपये पहले टैक्स लग रहा हो तो फिर चांद मारे होंगे। आज अगर टैक्स 2 रुपये बढ़ा के 7 रुपये कर दे तो 100 रुपये इनकम मिलती थी मुझे, तो आज कितने मिलेंगे, 7 रुपये कट के 93, यानी 2 रुपये हमारे क्या हुए, टैक्स में बढ़े तो 2 रुपये हमारे नेट इनकम में घट गए। तो बात समझ में आई, यानी टैक्स रेट में वृद्धि बराबर होती है नेट इनकम में कमी के। ठीक है, तो देखो टैक्स में कितने की वृद्धि हुई है, टैक्स में हुई है 22% की वृद्धि। ठीक है, टैक्स में 22% की वृद्धि बराबर हो जाएगी नेट इनकम में 3% की कमी के। ठीक है, ये तो होगा। तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे ना, टैक्स अपॉन नेट इनकम, तो कितना हो जाना है भाई, ये हो जाएगा 3/22। कितना हो जाएगा, 3/22। अब देखो नेट इनकम और टैक्स को जोड़कर क्या आएगा, इनकम, नेट इनकम। भाई 5 रुपये नेट इनकम थी, टैक्स 5 रुपये लग रहा था, तो इसको जोड़कर कितना आएगा, 100 रुपये। ठीक है, अब जो टैक्स लगेगा, टैक्स रेट जो होगा हमारा, वो किस पर लगेगा, वो तो हमारा इनकम पर लगेगा। तो कितना टैक्स लगा, 3 रुपये, कितने पर, 3 और 22, 25 रुपये हमारी इनकम सरकार से आ रही होगी, है ना, तभी तो हमें 22 रुपये मिले, 3 रुपये कट के। और इंटू क्या कर दोगे, हम कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 3 चौक 12। तो 12% जो था हमारा टैक्स रेट था। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर देखो पिछला वाला क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको तुम यूं ही कर दोगे। कैसे, सवाल में दे रखा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो गई, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई। ठीक है,
और हुआ क्या है, इससे शुद्ध आय में 1% की कमी होगी, शुद्ध आय में 1% की कमी हो गई। ठीक है, अभी बताया था क्या होंगे, दोनों को दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि बराबर हो जाएगी नेट इनकम में 1% की कमी के। ठीक है, तो यहाँ से अगर टैक्स निकाला जाए, तो यहाँ से अगर टैक्स अपॉन नेट इनकम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 1/19। ठीक है, देखो यहाँ पर होता क्या है, टैक्स 1 रुपये, नेट इनकम 19 रुपये है, तो इसका मतलब जो इनकम हमारी सरकार से आ रही होगी वो कितनी हो जाएगी, 19 और 1 20 है ना, 20 हो गया ना, तभी तो 20 रुपये में से 1 रुपये का टैक्स कट के 19 रुपये मिले होंगे। अब हम बताना है टैक्स रेट, टैक्स की दर, तो 1 रुपया लगा है टैक्स कितने पर, 20 रुपये पर इंटू 100 यानी कितना, 5%। ठीक है भाई, तो आंसर आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा ताजे फलों में 68% पानी है, जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है। ठीक है, और सूखे मेवों में यानी जो ड्राई फ्रूट होते हैं हमारे, ड्राई फ्रूट्स, उनमें क्या है, उनमें 20% पानी है, 20% पानी है। ठीक है, कह रहा है कि 100 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को। होता क्या है, जब भी हम कोई फल उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो पानी होता है और एक पल्प होता है, गूदा जिसे हम बोलते हैं। आम है हमारे पास मैंगो में क्या होगा, कुछ तो उसमें पानी होगा और कुछ उसमें पल्प होगा, गूदा। ठीक है, वही होता है, लेकिन वो ताजा था। अब अगर ये सूखेगा, अगर ये आम सूखेगा तो होगा क्या, सूखने पर केवल पानी खत्म होगा, उसका पल्प उसका यों का त्यों बना रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी किसी चीज को हम सुखाएंगे तो क्या उड़ेगा उसमें से, पानी। ठीक है, बात समझ में आ गई, पानी उड़ेगा। यानी हुआ क्या है, देखो जो फ्रेश फ्रूट थे उनमें 68% क्या था, 68% वाटर था, और जो पल्प है, पल्प कितना होगा, 32% हो जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो बनाया जाए इनके काट के तो 4 से कटेगा, 17 चौका 68 और ये 8 चौक 32 इतना हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो उसमें 20% पानी है, 20% पानी है तो 80% उसमें पल्प होगा। ठीक है, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:4 के रेशियो में। बात क्लियर है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर इसमें 17 यूनिट पानी है और 8 यूनिट पल्प है तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। ठीक है, और इसमें 1 यूनिट पल्प है, 1 यूनिट वाटर है और 4 यूनिट पल्प है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, टोटल आम। तो अब यहां से देखो, सवाल मैंने बताया था कि अगर हमारे जो मेवा कोई हमारे पास फल है और वो सूखेगा तो उसका केवल क्या कम होगा, पानी कम होगा, पल्प जो है, जो गूदा है वो एज इट इज बना रहेगा। तो देखो पल्प यहाँ पर अगर 8 यूनिट था तो यहाँ पर भी कितना होना था, यहाँ पर भी 8 यूनिट होना था, नहीं होना था। ठीक है, तो करो 2 की गुणा कर लोगे, 2 की गुणा कर लोगे यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 1 2, यानी यहाँ भी 2 की गुणा करके कितना बन जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बात समझ में आई होगी कि 25 किलो अगर मैं फ्रेश फ्रूट लेता हूं, ताजे फल लेता हूं, तो उससे मुझे 10 किलो क्या मिलता है, 25 किलो ताजे फलों से क्या मिला, 10 किलो सूखे फल मिले। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कह रहा था कि तुम पर जो ताजे फल है ना वो कितने हैं, 100 हैं, कितने, 100 किलो, तो 4 गुना हो रहा है 100 किलो। ठीक है, तो इसका भी 4 गुना कर दोगे यानी कितना, 40 किलो। तो हमको 100 किलो सूखे ताजे फलों से हमें क्या मिलेगा, 40 किलो सूखे फल मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कुछ नहीं करना इस सवाल में, हमें एक बार फिर से बता देता हूं मैं, फ्रेश फ्रूट जो है हमारे उनमें पानी कितना, पल्प इतना, जो ड्राई फ्रूट है हमारे उनमें पानी इतना और पल्प इतना। ठीक है ना, अब होगा क्या, जब सूखेगा फल, जब सूखेगा तो उसका केवल पानी कम होगा, बाकी पल्प ऐसा का ऐसा ही रहेगा, गूदा सेम का सेम रहेगा। अगर यहाँ 8 यूनिट था तो यहाँ भी 8 यूनिट बनाओगे, 2 की गुणा लगाओगे, 2 की गुणा लगाओगे, ये था 17 और 8 25 और ये होगा 8 और 2 10। ठीक है, यानी 25 किलो ताजे फलों से मैं 10 किलो सूखे फल प्राप्त कर सकता हूं। तो 100 किलो बनाना है 4 गुना, इसका भी 4 गुना है, यानी 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, एक निश्चित गांव में वयस्कों की आबादी कितनी है? 42%। 42% पुरुष है। वयस्कों की आबादी का 42% पुरुष है, 24% महिला शादीशुदा है। 24% महिला शादीशुदा है यानी मैरिड है, ठीक है। उसके बाद में कह रखा है, यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती, यानी एक व्यक्ति एक से शादी करेगा और एक महिला एक से शादी करेगी। तो अविवाहित रहने वाले वयस्कों की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो भी एक चीज बताना, सवाल में क्या रखा है कि कुछ जनसंख्या रही होगी, इसकी पता नहीं कितनी है। अब इसमें से क्या होगा, कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी, कुछ मेल कुछ फीमेल होंगी, ठीक है। अब पुरुष कितने हैं? पुरुष जो है हमारे वो 42% हैं, ठीक है। पुरुष 42% और महिला 24%, ठीक है। और ये दोनों की दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बारे में बता रखा है। ये कैसे हैं? शादीशुदा हैं, यानी ये मैरिड हैं। ये क्या है? मैरिड हैं। अब हुआ क्या है, सवाल में ये कह रखा है कि ना तो पुरुष एक से ज्यादा महिला से शादी करेगा, ना महिला एक से ज्यादा पुरुष से शादी करेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पुरुष और महिला जो शादीशुदा है वो बराबर इक्वल होंगे। यानी अगर पेयर बनाना तो एक महिला एक पुरुष, है ना। अगर पेयर बनाना तो शादी जोड़ा बनाना है तो एक पुरुष होगा एक महिला, यानी बराबर ही होंगे दोनों, ठीक है। तो करना क्या है कि मेल का तो 42% बराबर हो जाएगा फीमेल के 24%, क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं और बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब काटोगे तुम किससे कट जाएगा? 6 से 7 बार, 6 से 4 बार, यानी m/f बराबर कितना हो जाएगा? m/f हो जाएगा 4/7। कितना? 4/7। यानी मेल कितने हो गए? मेल हो गए 4 और फीमेल कितनी हो गई? 7। मेल कितने हो गए? 4 और फीमेल कितनी हो गई? 7। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो जनसंख्या होगी वो 11 हो जाएगी। टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 11 नहीं, इसमें 100 लगा दो तुम, 100 से अच्छा काम हो जाएगा, 100 यानी टोटल जनसंख्या कितनी मान लो? 1100 हो गई, ठीक है। उसमें से पुरुष कितने हुए? 400 और महिला कितनी हुई उसमें से? 700, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था? हमसे ये पूछा था अविवाहित रहने वाले वयस्क जो अविवाहित रहे हैं, तो अविवाहित कितने रहे होंगे? देखो भी, अब विवाहित निकाल दो इसमें से। 400 में से 42% पुरुष विवाहित थे। विवाहित पुरुष जो हैं, विवाहित पुरुष की अगर बात करी जाए तो कितने हैं? 400 का 42%, यानी कितना हो जाएगा? 42/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 8 16 168, ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर विवाहित महिलाओं की बात करें तो कितना? 700 का कितना हो जाएंगी? 24%, यानी 24/100, 2 0 कैंसिल कर दोगे तो कितना होगा? 7 चौक 28 का 8 2 और ये 7 2 14 16 168। 168 पुरुष, 168 ही महिला। या एक बार में हम ऐसा भी कह सकते थे, अगर 168 पुरुष क्या है? विवाहित है, तो इतनी ही कौन रही होंगी? महिला, ठीक है। अगर इन दोनों को हटा दें, 168, ठीक है, नहीं केवल पुरुष की बात, अच्छा ये वयस्कों की बात कर रहा है टोटल, तो 168 और 168 अगर हम हटा दें तो कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा 168 इसमें से हटा दो, 168 इसमें, दोनों को हटा दो, 168 दूनी 168 प्लस 168 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 और 32 33, यानी 336। 336 को अगर हटा दिया जाए 1100 में से तो कितने बचेंगे फिर? जो अविवाहित होंगे, अविवाहित कितने बचेंगे भी? ये हो जाएंगे तुम्हारे 4 और यहाँ बचेंगे तुम्हारे 6 और यहाँ बचेंगे 7, 764 बचेंगे। और कितना? 1100 में से तो इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 11 छिक्का 66, ठीक है। 10 बचे, 11 9 99, बचे कितने हमारे? बचेंगे 4, तो 11 3 33 और बचे 7, तो 11 छिक्का 66, यानी हम कह देंगे कि 69.36% हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 69.36%। बात क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक गांव की जनसंख्या 9800 है। एक गांव में 9800 लोग रहते हैं, ठीक है। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि और महिलाओं की आबादी में कितनी? 5% की वृद्धि हुई। यानी पुरुष बढ़े हैं 5%
और महिला बढ़ी है 8%। कितनी बढ़ी है? 8%। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। पुरुष बढ़े हैं 8% और महिला बढ़ी है 5%। ठीक है, तो हुआ क्या है कि गांव की जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 10,458 इतनी हो गई है। ठीक है, पूछे कि पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखो, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, मैं एक बहुत आसान सा तरीका तुम्हें बताऊंगा। बहुत आसान सा तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसे? देखो भाई, ये देखो, ये जो लोग होंगे ये मेल प्लस फीमेल दोनों होंगे, है ना? मेल प्लस फीमेल यानी टोटल जनसंख्या, उसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, उसमें पुरुष भी उसमें महिला भी, इतने हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, देखो मेल 8% बढ़े हैं और फीमेल कुल 5% बढ़ी हैं। यानी अगर मैं मेल को मैं ऐसे लिख लूं 5% प्लस 3%। ठीक है, 5% प्लस 3%, यानी अब अगर देखें तो मेल भी 5% बढ़ाओ और फीमेल भी 5% बढ़ाओ। मेल को भी 5% बढ़ाओ और फीमेल को भी 5% बढ़ाओ। ठीक है, तो होगा क्या? मेल को भी जब हम 5% बढ़ा रहे हैं, फीमेल को भी हम 5% बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल 5% ही बढ़ेगा। ओवरऑल 5% ही बढ़ेगा, यानी 9800 का कितना बढ़ेगा? 5%। 9800 का 5% कितना हो जाएगा? 20 से 20 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? 500 माइनस 10 यानी 490। कितना हो जाएगा? 490। यानी 490 बढ़ना चाहिए था। अगर मैं मेल को भी 5% बढ़ाऊं, फीमेल को भी 5% बढ़ाऊं, तो ओवरऑल जनसंख्या हमारी 5% बढ़ेगी। यानी 5% बढ़ने के बाद 490 बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना बढ़ गया? 10,458 हो गया था। पहले कितना था? 9800। तो 8, 5 और यहाँ से 6, इतना बढ़ा था 658 बढ़ा था 658। लेकिन जब मैंने 5% ही बढ़ाया तो कुल कितना बढ़ा है? 490। ठीक है, तो कितना कम बढ़ा है? देखो यहाँ पे कितना कम बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 8 और 65 में से ये गए, कितने बचेंगे? 16। ठीक है, 168 कम बढ़े हैं। यहाँ पे जब मैंने देखा, यहाँ पे केवल मैंने 5% बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ने थे कितने? 658, यहाँ पे बढ़े 490। तो 168 लोग कम बढ़े हैं। और ये 168 लोग कम क्यों बढ़े हैं? क्योंकि मैंने मेल का 3% कम लिया था, मैंने पुरुषों को 3% कम लिया था। तो पुरुषों का 3% ही तो 168 होगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? सॉरी, पुरुषों का मैंने 3% कम लिया था और उस 3% कम की वजह से तो ये 168 कम हो गया। ठीक है, तो पुरुषों का 3% 168 के बराबर है। तो पुरुषों का 3/100 बराबर 168। यानी इससे काटोगे कितनी बार? 5 दिया 15 और 6 दिया 18 और गुणा कर दोगे तो मेल कितने हो जाएंगे? 5600। यानी यहां पर जो मेल थे कितने थे? 5600। और अगर यहां से अब फीमेल पूछ ले तो 98 में से 5600 घटा दो, कितना हो जाएगा? 4200 आंसर। ठीक है, मेल और फीमेल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आई नहीं आई? आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे मेल ज्यादा थे तो मेल को और फीमेल को बराबर बराबर बढ़ाओ तो उतनी संख्या बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, 5% मेल बढ़ेंगे, 5% फीमेल बढ़ेंगे, तो ओवरऑल जनसंख्या जो है 5% ही बढ़ेगी। 9800 का 5% बढ़ाओगे तो कितना? 490 बढ़ेगा, जबकि बढ़ना कितना था? 658। ठीक है, कितना कम बढ़ा? 168। और ये 168 किसकी वजह से कम बढ़ा है? कि मैंने जो मेल थे वो 3% कम बढ़ाए हैं। तो मेल का 3% 168 के, तो मेल कितने हो जाएंगे? 5600। फीमेल अगर पूछे महिला तो 4200। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, एक कंपनी में सचिन और साहिब दो व्यक्ति हैं, सचिन और साहिब। ठीक है, इनका जो वेतन है वो कुल कितना है? 47,520 रुपए है इनका कुल वेतन। ठीक है, कुल वेतन इनका कितना है? 47,520। अब हुआ क्या है? हुआ ये है, सचिन के वेतन में 23% की वृद्धि हुई है। सचिन के वेतन में 23% की वृद्धि हुई है और साहिब के वेतन में 30% की वृद्धि हुई है। इसका 30% वेतन बढ़ गया, इसका 30% बढ़ गया। सचिन का 30% और साहिब का 30%। ठीक है, अब ये बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? उनका जो दोनों का वेतन है कुल बढ़कर कितना हो गया? उनका जो वेतन बढ़कर हो गया वो हो गया 59,928। 59,928। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो कितना बढ़ गया? 59,928 में से कितना? 47,520 अगर तुम घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 80421। यानी 12,408 उनका वेतन कुल करके कुल बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है सवाल को? देखो,
यहाँ पे सचिन का बढ़ा था 23%, साहिब का बढ़ा था कितना 30%। अगर मैं दोनों का 23% बढ़ाऊं, यानी इसको मैं 23 प्लस 7% तोड़ लूं, इसका भी 23% बढ़ाऊं, इसका भी 23% बढ़ाऊं, तो ओवरऑल जो हमारा जो वेतन था वो कितना 23% बढ़ जाता। 23/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 पंजे 115 और 4 119 का 9 हासिल 11 हो जाएंगे, और 23 सत्ते कितने हो जाएंगे 161, 23 सत्ते 161 और 11 172 का 2 हासिल 17, 23 चौका 92 और 17 कितने हो जाएंगे 92 और 17 हो जाएंगे 109। कितना हो जाएगा 109, ठीक है। और नीचे 10 से भाग दे रहे हैं तो कितना, बात क्लियर है। 10,929.6 इतना बढ़ना था, ठीक है, इतना बढ़ जाता अगर 23% में बढ़ाता, लेकिन बढ़ा कितना है इतना, तो देखो कितना एक्स्ट्रा, मतलब कि कितना कम हो गया, तो यहां से घटा दोगे 10,929.6 को दशमलव माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। यहाँ बचेगा 17 में से 9 गए 8, ठीक है। यहाँ बचेगा 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचेगा 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचेगा 11 में से 10 गए 1, ठीक है। तो इतना बचेगा, और ये जो है ये किसकी वजह से कम हुआ है, साहिब का 7% कम लिया था ना मैंने, साहिब का जो 7% यानी 7/100 वो क्या है 14,7 ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ से भी 7 से कैंसिल कर लोगे इसको, कितनी बार कटेगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84 यानी 211.2। तो साहिब का जो वेतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21,120, ठीक है, 21,120 रुपए ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो सचिन का पूछता है तो सचिन का क्या हो जाएगा, बताओ। 47,520 था, यहाँ से 20 घटा दोगे तो ये रह जाएगा तुम्हारा 20,500, 500 में से ये गया 4 और 47 में से 21 गया तो कितना बचा 46 में 26, ठीक है। सचिन का इतना हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों क्या पूछा है अंतर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अभी 400 320 का अंतर, 400 और 320 का 120 का अंतर कितना हो जाएगा 280 और यहाँ पर कितना होगा 5, तो 5280 रुपए का इनका अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5280 रुपए का इनका अंतर हो जाएगा। बात क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो पूरे मजे के साथ एंजॉय के साथ इनको लेना है और हंसते खिलखिलाते यानी अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना होते हुए हमें पढ़ना है। सिचुएशन ऐसी है जिसमें डीमोटिवेट हमें बिल्कुल होना ही नहीं है, मजे में रहना है, खुश स्वस्थ बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 35%, अब देखो फेल पास वाले कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, पास फेल जो मैं भूल गया था पीछे, मैंने पिछली क्लासों में नहीं पढ़ाए हैं। पास और फेल वाले कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो पास और फेल वाले क्वेश्चन देखो, सवाल में कह रखा है कि 35% उत्तीर्ण अंक चाहिए, है ना, 35% नंबर हमें चाहिए अगर पास होना है। तो एक छात्र को 200 अंक मिलते हैं और वो 24 से फेल हो जाता है। देखो 200 अंक मिले और 24 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 24 नंबर से फेल हुआ है, 24 नंबर और उसके आ जाते तो पास हो जाता, है ना। तो 35% है पासिंग मार्क, 35% है पासिंग मार्क, ठीक है, परसेंट में ये है। और अगर इसको 24 नंबर और देते तो ये भी पासिंग मार्क हो जाएंगे, यानी कितना 224, ठीक है। अब देखो 7 से काट देंगे, 7 से 5% कितना होता है 7 दिया 21, 7 दूनी 14, तो 32 गुणा 20 कितना हो जाएगा 640, ठीक है। तो 640 जो थे हमारे पासिंग मार्क हो जाएंगे। बात क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान से क्वेश्चन होते हैं फेल पास वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, यदि कोई छात्र कितना 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 नंबरों से फेल हो जाता है, यानी 72 उसके कम नंबर रह गए, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति है जो सब 57% अंक प्राप्त करता है, 57%, तो क्या होता है वो 40 तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी 40 नंबर अधिक हो गए पासिंग मार्क से, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे इन सवालों में, देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा करूं कि 43% नंबर लेकर आता लेकिन 72 से फेल हो गया, अगर इसको 72 दे दूं,
अगर मैं इसको 72 दे दूं तो इसके पास पासिंग मार्क आ जाएंगे, यानी जितने पास होने के लिए चाहिए थे उतने नंबर हो जाएंगे ना। तो 43% को क्या दोगे, 72 नंबर दे दोगे। और अगर ये 57% लेखाने वाला 40 नंबर अधिक लेके आ रहा है पास होने से, तो इसके 40 ले लो, इसके 40 ले लो, तो क्या होगा, इसके पास भी इतने ही नंबर रह जाएंगे जितने पास होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो 57% वाले में से 40 नंबर ले लो, इसके भी नंबर कितने रह गए, पासिंग मार्क, इस पे भी कितने रह गए, पासिंग मार्क, और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू हटानी है और यहाँ पे, ठीक है, तो 57 में से 43 घटाओ, कितना बचेगा, 14%। ठीक है, और 72 में मिला के जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 112। तो 14 8 112, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। पूछा है क्या, क्या पूछा है, क्योंकि यहाँ से एक तो मैक्सिमम मार्क पूछ सकता है। मैक्सिमम मार्क क्या होंगे, यानी पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक क्या होगा, तो पूर्णांक होता है हमेशा 100%। 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। अगर पूछता है मैक्सिमम मार्क। एक पूछेगा पासिंग मार्क, एक क्या पूछेगा, पासिंग मार्क, यानी उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क्स, यानी उत्तीर्ण अंक भी यहां से पूछेगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण अंक कितने होंगे। अब देखो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, दोनों में से कोई से में भी कर लो। ठीक है, करना क्या पड़ेगा, बहुत आसान सा मैं बताऊंगा। अगर परसेंटेज में पूछता है तो क्या करोगे, देखो अगर परसेंटेज में पूछता है तो हमारे पास है पासिंग मार्क 43% प्लस 72। अगर परसेंटेज में पूछता है तो देखो एक वैल्यू तो मेरे पास परसेंटेज में है ही। ठीक है, इस 72 को और परसेंट में बना लो तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस 72 को अभी अगर परसेंट में चेंज कर लो तो बात क्लियर है। देखो 8 अंकों को मैं कितना परसेंट बोल रहा हूँ, 1%, तो 72 अंकों को मैं कितना बोलूंगा, 9%, 9 72, तो 43% तो ये हो गया, प्लस 9% ये हो जाएगा, तो 43 और 9 कितने हो जाएंगे, 52%। यानी अगर परसेंट में पूछता है तो 52% पे हम पास हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम ही हो जाएगा, 57 ये हो गया, और 40 अंकों का परसेंट बनाएंगे तो 5% हो जाएगा, 57 से 5 घटाओगे 52। ये तो हो गया किसमें, परसेंट में। ठीक है, लेकिन अगर यही वाली चीज अंकों में पूछे तो फिर इन परसेंट को चेंज करके इनके भी अंक बना देने हैं। ठीक है, अगर अंकों में पूछे तो बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करता है और वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी अगर इसको 45 नंबर और दे दे तो ये पास। ठीक है, दूसरा है 42% अंक प्राप्त करता है, वो 45 नंबर ज्यादा ले आता है। ठीक है, 42% उसने अंक प्राप्त करे हैं और वो कितने, 45 नंबर ज्यादा लिया है, तो उससे 45 ले लो, इसके पास भी पासिंग मार्क, और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, दोनों पासिंग मार्क है। क्या करोगे, अब यहाँ पे परसेंट को परसेंटेज से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, और इसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 90। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ठीक है, अब यहाँ से तुम काट भी सकते हो, तो किससे काटोगे, 20 से, 3 से काट लो 4%, ये 6 से काट लो 2%, की वैल्यू कितनी हो गई, 15 अंक। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल पूछा है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, यानी पासिंग मार्क पूछे हैं परसेंटेज में, पासिंग मार्क्स पूछे हैं प्रतिशत में। ठीक है, तो देखो प्रतिशत में कैसे करोगे, अब कोई सी वैल्यू उठा लो, ये भी पासिंग मार्क थी और ये भी पासिंग मार्क थी, मैं इसको उठा ले रहा हूँ, या आपके इसको उठा लो, 42% माइनस 45। अब परसेंटेज में पूछा तो एक वैल्यू तो परसेंटेज में है, यानी इस वैल्यू को ही परसेंटेज में बनाना है केवल, है ना, इसको ही परसेंटेज में बनाना है। तो देखो 15 अंकों को मैं 2%, देखो जब 5 अंकों को 2% बोल रहे हैं, 5 अंकों को कितना बोल रहे हैं, 2%, तो 45 अंकों को हम कितना बोल देंगे, 3 गुना 3 गुना 6% बोल देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 45 अंकों को ही तो हटाना है, तो 42% की वैल्यू, 42% तो ऐसे रहेगा, 45% की वैल्यू हम कितने रख सकते हैं परसेंट में, 6। ठीक है, तो कितना बचेगा, 36%, और दैट इज आंसर। यही क्या होगा, हमारे पासिंग मार्क होंगे, यही क्या होंगे हमारे पासिंग मार्क, 36%। बात क्लियर है, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई पढ़ते रहना बहुत अच्छे से और मजे लेना है पूरा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, टेंशन बिल्कुल लेनी। ठीक है, साथ के साथ में तुम्हें एक शायरी भी सुनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है, बिल्कुल पढ़ना तभी है। ठीक है, तो मैं सुनाता हूँ, डीप है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। कि अगर वो पूछ लें हमसे, अगर वो पूछ लें हमसे कि हमें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे कि हमें किस बात का गम है, तो किस बात का गम है,
अगर वो पूछ ले हमसे। ठीक है भाई, तो मजे में रहना है, बिल्कुल पढ़ते रहना है, शायरी वायरी सुनती रहनी है, और जैसा तुम्हें पसंद है वैसा तुम्हें काम करना है। ठीक है, लेकिन साथ के साथ पढ़ना भी है। डीमोटिवेट कतई नहीं होना है, मोटिवेट रहना है हमेशा हमें कि हम जंग से इससे जीतेंगे जरूर, कोरोना से बिल्कुल जीत के रहेंगे, और बिल्कुल पूरे तन मन धन से हम नौकरी को भी लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28% अंक प्राप्त करता है, 28% वो अंक प्राप्त कर रहा था। ठीक है, तो 58 अंकों से फेल हो गया, तो सीधा सीधा इसको 58 दे दो, पास हो जाएगा। ठीक है, सीधा काम कर दो। उसके बाद जब वह 41% अंक प्राप्त करता है, जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वो 6 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसको भी 6 नंबर। अब देखो दोनों तरफ फेल आ गया ना। अब यहाँ पे ट्रिक जो है तुक्का, जिसे मैं तुक्का कहता हूँ ट्रिक, वो काम नहीं आती है। कई बार बहुत से टीचर बता देते हैं कि इनका अंतर ले लो, इनका अंतर ले लो, फालतू की बातें हैं, कॉन्सेप्ट करो। ठीक है, 28% जब नंबर ला रहा था तो 58 से फेल हो रहा था, इसलिए मैंने 58 इसको दे दिए। 41% जब ला रहा था 6 अंकों से फेल हो रहा था, 6 और दे दिए, दोनों के पास पासिंग मार्क इक्वल, बात खत्म। ठीक है, तो देखो यहां से घटाओगे कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट 13%, और यहां से ये घटाओगे तो कितना बचेगा 52। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 चौका 52, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, तो अब सवाल में पूछ रहा है, क्या सवाल में पूछ रहा है भैया तुमसे कि ये बताओ प्राप्त अंक प्रतिशत, पासिंग मार्क प्रतिशत पूछा है हमसे। तो पासिंग मार्क या तो ये कोई सा भी उठा लो। ठीक है, तो कौन सा उठाओगे, मैं इसको उठाता हूँ 28% प्लस 58, यही तो है। अब देखो 4 अंकों को मैं कितना बोल रहा हूँ 1%, 4 अंकों को मैं कितना बोल रहा हूँ 1%। परसेंट में बताना है तो इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि तो ऑलरेडी परसेंट में है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, देखो अभी ध्यान से समझना आप, 58 को चेंज करना है तो कितना गुना हो जाएगा बताओ 58 को, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 2 बचे आधा, यानी 14.5 गुना है। कितना 14.5 गुना, तो इसका भी कितना कर दोगे 14.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 14.5%। 14.5% को हम कितना बोल देंगे 58, तो यहाँ पर हो जाएगा 14.5%, और जब जोड़ेंगे तो 14 42 42.5%, कितना जो हमारे पासिंग मार्क होंगे, प्राप्तांक प्रतिशत जो होगा हमारा कितना होगा 42.5%। कोनो दिक्कत है नहीं है। चल आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए हैं, ए ने बी से 10% अंक अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, बी ने सी से 20% अंक अधिक प्राप्त किए हैं, अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, किंतु सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए, कितने 32% कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए को सी से 272 अंक प्राप्त होते, अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो बी को कुल कितने अंक मिले होंगे। ठीक है, देखो बात कर रहा है किसकी, ए और सी की, तो हम केवल यहां से जा सकते हैं, इसकी तो हमें डेटा की जरूरत भी नहीं थी। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि सी को ए से, मतलब ए को सी से 272 अंक अगर प्राप्त हुए तो बी को पूछा है, नहीं इन तीनों की पूछा है, तो इन तीनों का रेशियो बना लो, बात खत्म, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, तो हमें सवालों को इस तरीके से ही करना है, जितने की जरूरत है उतना ही करना है हमें। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी इसको अगर 10 मिले तो इसको 11 मिले होंगे, बात क्लियर है। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी इसको 5 तो इसको 6 मिले होंगे, बात क्लियर है अभी यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, ए और सी में कंपेयर करना है हमें, ए और सी में कंपेयर करना है, तो बी को इक्वल कर लो यहाँ से, कितना 5 गुना और इसको 3 गुना, 30 बना लो ना, 5 और 3, तो ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा 11 3 33, 10 3 30, कहीं से भी उठा लो, यहाँ से। ठीक है, और सी कितना हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो भी सी से कितने नंबर ज्यादा है, इसको 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर ज्यादा है, और सवाल में कितने बता रखे थे 272, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 3 24, कितने बचे 3, 8 चौक 32, एक की वैल्यू कितनी होगी 34। पूछा है बी को कितने नंबर मिलेंगे 30, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणा 34, यानी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 3 102 और पीछे से 0, बात क्लियर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1020, यानी बी को कितने अंक मिले होंगे, बी को अंक मिले होंगे 1020। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, बी
बी और ए और बी का रेशियो बना लोगे, यहाँ पे बी और सी का रेशियो बना लोगे। इसका क्यों नहीं बनाया मैंने, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। हमसे सी और ए का रिलेशन पूछा है और सी और डी का रिलेशन तो यहीं से आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर डी का देता तो इसको बनाता। जैसे अगला क्वेश्चन देता हूं, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले हैं। 25% अंक अधिक मिले हैं। बी को सी की अपेक्षा कितने 10% कम अंक मिले हैं, 10% कम। और सी को डी की अपेक्षा कितने अंक मिले हैं भाई, 25% अधिक अंक मिले हैं, 25% अधिक। ठीक है, अब सवाल में दे रखा है कि यदि डी को 500 में से 320 मिलते हैं, डी को कितने मिलते हैं 320, ठीक है, तो पूछा है ए को कितने मिलेंगे। तो देखो ए और डी में रिलेशन है तो सबको बनाना पड़ेगा, बात क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे, देखो आसान सा तरीका बताऊंगा बिल्कुल। 25% अधिक का मतलब होता है 1/4, यानी इसको 4 तो इसको 5, बात क्लियर है, ठीक है। 10% 1/10, यानी अगर इसको 10 है, 1 कम 9, इसको 9। 25% फिर से 1/4, यानी इसको 4 तो इसको 5, बात क्लियर है। अब तुम रेशियो नहीं बनाना इसका रेशियो नहीं बनाना, क्यों, केवल हमसे पूछा है ए और डी की कंपैरिजन। तो ए और डी की जब पहले वाले और लास्ट वाले की कंपैरिजन पूछे रेशियो में, तो मैं रेशियो में तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। क्या करो, सब चीज गुणा कर दो, 5/4 गुणा 9/10 गुणा 5/4, ठीक है। यानी देखो a/b इंटू b/c इंटू c/d, मैंने ये ले लिया ना, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो बचेगा क्या a/d। तो a/d की कंपैरिजन चाहिए मुझे, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब काट लो जो कट रहा है, 5 से काटो 2 बार, ठीक है, बस इतना ही कटेगा। तो a/d कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 16 दूनी 32। अब इसको कितने मिल रहे हैं 320, तो 10 गुना, ठीक है। तो इसको भी कितना 10 गुना, यानी कितने 450 अंक। कितने अंक मिलेंगे भी ये को 450। बात क्लियर है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। बाकी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, देखो अब जल्दी जल्दी मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब पर, और तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा करना है मेरे लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ बढ़वाने, और मैं अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम होंगे यूपीएसआई के अब जल्दी ही, ठीक है। लॉकडाउन खुलते यूपीएसआई के एग्जाम होंगे, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही यूपीएसआई के लिए जो कुछ अलग टॉपिक होते हैं, एसएससी से अलग टॉपिक जो होते हैं हमारे, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, और सेट थ्योरी, ठीक है, इस सब के क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी इन पर भी वीडियो बनाऊंगा। यानी मैं अब 2 साइडेड काम करूंगा, डबल साइडेड काम करूंगा। एक तरफ से तुम्हारा जो अर्थमेटिक चल रहा है ये भी चलता रहेगा, परसेंटेज वगैरह, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और एक साइड से इस पर भी मैं काम करना शुरू कर दूंगा। बशर्ते तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, फैला दो सब में आग की तरह, ठीक है। तो अब आग लगनी चाहिए, दिलों में आग लगेगी तभी कुछ होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। जय हिंद, सेफ रहना है आप सबको, सुरक्षित रहना है।